हर साल लाखों लोग इंडिया गेट देखने आते हैं। हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है इंडिया गेट। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया गेट का असली नाम क्या है? आज की डेट में इंडिया गेट हमारे अपने वीरों को श्रद्धांजलि देने का प्रतीक लगता है। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, जिस टाइम पीरियड में ये गेट बना था उस टाइम पर भारत आजाद ही नहीं था। अब सवाल है कि अंग्रेजों ने अपने गुलामों के लिए ऐसा भव्य मॉन्यूमेंट क्यों बनवाया? क्या आप जानते हैं कि इस गेट के नीचे खुदे हुए नामों में किसी को भी भारत के सिपाही नहीं कहा गया? वहां लिखा है, टू द डेड ऑफ इंडियन आर्मीज हु फेल एंड आर ऑनर्ड इन फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया एंड पर्शिया। क्या सचमुच इंडिया गेट हमारे गर्व का प्रतीक है या हमारी गुलामी की एक मौन गवाही है? आज मैं आपको इसी इंडिया गेट की पूरी कहानी सुनाऊंगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इंडिया गेट बनाने का आइडिया आया था ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, और यह आइडिया उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आया, जब यूरोप के कई देशों ने अपने शहीदों के लिए मॉन्यूमेंट्स बनवाए। साल 1921 में इंडिया गेट की नींव रखी ड्यूक ऑफ कनॉट ने। इसको डिजाइन करने का जिम्मा दिया गया एक ऐसे शख्स को जो दिल्ली को ब्रिटिश एम्पायर की नई राजधानी देना चाहता था। इस शख्स का नाम था एडविन लुटियन। इन्हें दिल्ली के आर्किटेक्ट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इंडिया गेट को बनाया रोमन ट्रायम्फल आर्क के डिजाइन में, जो किसी जीत की निशानी होता है। लुटियंस की नज़रों में इंडिया गेट को असल में इंडियन एम्पायर अंडर द ब्रिटिश क्राउन की ताकत का सिंबल दिखाना था। यहाँ एक और बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि जो इंडियंस शहीद हुए इस जंग के दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, इस पूरी कहानी में कहीं भी उनकी शहादत को हर्ट करने की नीयत नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि कैसे अंग्रेजों ने उन इंडियंस की शहादत को भी कैश करने की कोशिश की, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर जान दी, जिनकी लाश भी वापस नहीं आ पाई। तो अगर आप इंडिया गेट आज जाएंगे तो आपको ऊपर दिखेंगे कई सारे नाम। ये टोटल नाम है 13,300। ये कोई और नहीं बल्कि इंडियन सोल्जर्स के नाम है। ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश हुकूमत को बचाने के लिए दुनिया के कई मोर्चों पर जंग लड़ने गए, और फिर ये लोग कभी वापस नहीं आए। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और तीसरे एंग्लो अफगान वॉर के दौरान मारे गए सिपाहियों के नाम हैं। अलग अलग रेजिमेंट का हिस्सा बने ये लोग असल में ब्रिटिश आर्मी का ही हिस्सा थे। अब आप एक फैक्ट पर गौर कीजिए, ये सोल्जर्स भारत की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर की रक्षा के लिए लड़े और मरे थे। युद्ध में ये सैनिक शहीद हुए, मगर वो शहीद हुए थे इंडियन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश एम्पायर साबित करने के लिए। एक तरह से देखा जाए तो उनका बलिदान, उनकी वफादारी ब्रिटिश राज के लिए भारत के अटूट समर्पण का एक पॉलिटिकल और मिलिट्री सबूत था। इस मॉन्यूमेंट को बनने में लगे कुल 10 साल और 1931 में इसे देश को समर्पित किया गया। इंडिया गेट की ऊंचाई 137 फुट है। इसके कोने के मेहराबों पर ब्रिटिश सन को उकेरा गया है, जबकि मेहराब के दोनों ओर इंडिया छपाया हुआ है। मेमोरियल को बनाने के लिए राजस्थान के सैंडस्टोन और साउथ इंडिया के ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ तब इसके सामने जॉर्ज द फिफ्थ की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में अंग्रेजी राज की दूसरी मूर्तियों के साथ दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। हालांकि जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब तक वायसराय बदल गए थे। दोस्तों, ये वो टाइम था जब फ्रीडम मूवमेंट एकदम अपने पीक पर था। ऐसे में इस स्मारक के उद्घाटन ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि इंडियन आर्मी अपने शासकों के लिए कितनी वफादार है, और भारतीय जनता को इन सैनिकों की तरह ही ब्रिटिश एम्पायर के लिए लॉयल होना चाहिए। यही वजह है कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए इंडिया गेट सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि साम्राज्यवादी प्रोपेगेंडा का एक ताकतवर टूल भी था। अब आपको बताता हूं कि आखिर पहले वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था। आखिर क्यों इस जंग की वजह से मेमोरियल ही बनाना पड़ गया, जबकि ब्रिटिश हुकूमत गुलामों के लिए कुछ नहीं करती, तब भी उन्हें कोई खास परेशानी नहीं होती। शायद उन सिपाहियों का जो क्रेडिट है वो चला जाता। जब पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटेन की सेना की जरूरतों को इंडियन आर्मी ने ही पूरा किया। इस युद्ध में भारत से लगभग 13 लाख सैनिक भेजे गए, लेकिन इन सोल्जर्स को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। इस भारी भरकम संख्या का इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने औपनिवेशिक तोप के चारे की तरह किया। अब ये सिपाही असल में थे कौन? ज्यादातर ये सिपाही पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के और मराठा क्षेत्रों के गरीब किसान और मजदूरों के बेटे थे। इन लोगों को भर्ती किया गया था ये लालच देकर कि उनको इज्जत और सैलरी दोनों मिलेगी, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों को पता ही नहीं था कि वो कहाँ, किस मकसद से और किस जंग के लिए भेजे जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन आर्मी के सैनिकों को कई फ्रंट्स पर भेजा गया, जैसे कि मेसोपोटामिया यानी कि आज का इराक,
फ्रांस और फ्लैंडर्स, गैलीपोली, ईस्ट अफ्रीका और इजिप्ट, मेसोपोटामिया की तपती रेत से लेकर फ्रांस की बर्फीली खाइयों तक इन सैनिकों को बहुत ज़्यादा नए माहौल में लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्हें राशन कम मिलता था, उनके हथियार खराब थे, यूरोपियन सैनिकों के कंपैरिजन में उनका इलाज भी घटिया ढंग से होता था, लेकिन असल में उनको एक ढाल बनाया गया था। अक्सर उन्हें आगे की लाइन में रखा जाता था ताकि ब्रिटिश सोल्जर्स की जान बच सके। इस हालत पर एक इंडियन सोल्जर ने अपनी पत्नी को लिखे एक लेटर में इस कंडीशन को बताया है। वो लिखते हैं, यहाँ की ठंड हमारी जान ले रही है, हम हर समय भूखे रहते हैं, अंग्रेज हमें अछूत समझते हैं और हम पर चिल्लाते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कभी घर लौट पाऊंगा या नहीं, लगता है हम यहाँ मरने के लिए भेजे गए। असल में लेटर सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि हजारों भूले हुए योद्धाओं की आवाज़ थी। ऐसे ही फ्रांस की कीचड़ भरी खाइयों में हजारों भारतीय सैनिक ठंड, भूख और दुश्मन की गोलियों का शिकार हुए। उनकी लाशों को वहीं छोड़ दिया गया या फिर उन्हें सामूहिक कब्रों में एक साथ दफना दिया गया। अब उनके नाम भले ही इंडिया गेट की दीवार पर खुदे हुए हैं, लेकिन उनकी असली कहानी को मिटा दिया गया। कॉलोनियल हिस्ट्री में उनके बलिदान को बस एक एग्जाम्पल की तरह दिखाया गया कि वो ब्रिटिश ताज के लिए लॉयल है, जबकि असल में उनकी मजबूरी और उनके शोषण का एक बेहद डार्क चैप्टर था ये। इंडिया गेट पर लिखे उनके नाम हमें याद दिलाते हैं कि हम एक ऐसी श्रद्धांजलि को पूज रहे हैं जिसकी नींव एक औपनिवेशिक छल और भारतीय रक्त की गाथाओं में है। इंडिया गेट के पत्थरों के नीचे कुछ अनसुनी कहानियां भी दफन हैं जो हमें ब्रिटिश राज के तहत भारतीय सैनिकों की भयानक हालत के बारे में बताती है। जैसे मेसोपोटामिया कैंपेन, जिसे आज इतिहास में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वो असल में इंडियंस के लिए एक कत्लेआम था। इस अभियान में अकेले 12,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों की मौत हुई। इसके पीछे की वजह थी सप्लाई की कमी, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ और ब्रिटिश ऑफिसर्स का इंडियंस पर ध्यान न देना। इसके चलते हजारों सैनिक मारे गए, कई सैनिकों की लाश भी नहीं मिल पाई, उनको मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। उनके नाम आज भी इंडिया गेट पर हैं और उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आर्काइव्स में इंडियन सिपाहियों के बहुत सारे इमोशनल लेटर्स मिलते हैं जिसमें वो खुद को भूला हुआ योद्धा कहते थे। उन्हें लगता था कि वो दूर देश में लड़ रहे हैं और उनकी सरकार और देश उनकी परवाह नहीं करता। एक सिपाही ने लिखा था, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो अंग्रेज हमें भूल जाएंगे जैसा कि वो हमेशा करते हैं। हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो हमारी है ही नहीं। दोस्तों, इंडिया गेट असल में लुटियंस दिल्ली के इंपीरियल आर्किटेक्चर का एक इंटीग्रल हिस्सा है। जब ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया तो उनका टारगेट था कि वो ब्रिटिश एम्पायर की ताकत और अमीरता को दिखाएं। इस नई राजधानी में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट, इन तीनों को एक इंपीरियल एक्सिस पर बनाया गया। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता को दिखाएं। एडविन लुटियंस ने जानबूझकर इसे पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ के तर्ज पर डिजाइन किया। इसका मकसद था ये कि भारतीयों को महसूस कराया जाए कि वो भी रोमन या फ्रेंच एम्पायर की तरह एक महान लेकिन अधीनस्थ साम्राज्य का हिस्सा है। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल वार था जो भारतीयों को उनकी अपनी ही राजधानी में छोटा महसूस कराता। इंडिया गेट का मेहराबदार ढांचा, इसकी ऊंचाई और जिस तरह से ये राष्ट्रपति भवन से एक सीधी लाइन में जुड़ा हुआ है, ये सब एक कॉलोनियल सिंबोलिज्म से भरा हुआ है। इतिहासकार विलियम डलिम्पल ने लुटियंस की दिल्ली के बारे में कहा है कि ये ब्रिटिश शासन के अनंत रहने की उम्मीद का एक आर्किटेक्चरल सपना था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश राज के कई सिंबल्स को तो हटा दिया गया, लेकिन इंडिया गेट खड़ा रहा। सवाल उठा कि क्या हमें इस औपनिवेशिक स्मारक को हटा देना चाहिए। हालांकि नए भारत के नेताओं ने थोड़ी दूर की सोच दिखाई। इस स्मारक को गिराने की बजाय इसके अर्थ को बदलने की कोशिश की गई। ये एक राजनीतिक और थोड़ा इमोशनल रिक्लासिफिकेशन था। इस बिल्डिंग में सबसे बड़ा बदलाव आता है 1971 की जंग के एक साल बाद। 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में भारत की ऐतिहासिक जीत हुई थी और बांग्लादेश की आज़ादी के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडिया गेट के मेहराब के नीचे एक नया स्ट्रक्चर बनवाया। इस स्ट्रक्चर को कहा गया अमर जवान ज्योति। इस अमर जवान ज्योति की स्थापना ने इंडिया गेट के कॉलोनियल हिस्ट्री को राष्ट्रीय गर्व की कहानी में बदल दिया। अमर जवान ज्योति एक उल्टी बंदूक, एक सैनिक के हेलमेट के ऊपर जलती हुई शाश्वत लौ, आज़ाद भारत के उन सैनिकों के बलिदान का प्रतीक बन गई जिन्होंने 1947 के बाद देश की रक्षा में अपनी जान दी। इसके साथ ही इंडिया गेट ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल से बदलकर राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन सवाल फिर भी अपनी जगह पर बना रहा, क्या असली शहीदों की पहचान बदल गई? क्या अमर जवान ज्योति की लौ ने
उन 13,300 भारतीय सैनिकों की अनसुनी चीखों को हमेशा के लिए दबा दिया जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे। ये एक ऐसा द्वंद्व था, कॉन्ट्रडिक्शन था, एक तरफ कॉलोनियल हिस्ट्री का बोझ और दूसरी तरफ आज़ाद भारतीय सैनिकों का शौर्य। हमने कॉलोनियल बिल्डिंग को नेशनल इंपॉर्टेंस में तो बदल दिया, लेकिन उसके पत्थरों पर जो नाम खुदे हुए हैं वो आज भी ब्रिटिश लॉयल्टी की कहानी कहते हैं। यह इंडिया गेट की सबसे बड़ी विडंबना है। ये एक ही समय में पराधीनता और स्वतंत्रता दोनों का प्रतीक है। आज जब हम इस गेट के सामने खड़े होते हैं तो हम केवल अमर जवान ज्योति को देखते हैं, लेकिन इतिहास का सच हमें उन दबे हुए 13,300 नामों पर भी गौर करने के लिए कहता है। इंडिया गेट के नीचे खुदे वो 13,300 नाम अगर करीब से देखें तो पाएंगे कि ब्रिटिश वॉर रिकॉर्ड्स में इनको इंडियन कॉर्प्स या इंडियन आर्मी के तहत लिस्ट किया गया था। ब्रिटिश राज की मंशा बिल्कुल क्लियर थी। उन्होंने ये स्मारक सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कॉलोनियल वफादारी को महिमा मंडित करने के लिए बनाया था। इन भारतीय सैनिकों की जाति, धर्म और इनकी जो रीजनल पहचान थी, इसको जानबूझकर मिटा दिया गया। यूरोप या ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों के लिए उनके घरों, उनके व्यक्तिगत बलिदानों को ज़्यादा महत्व दिया गया, लेकिन भारतीयों को केवल इंपीरियल सब्जेक्ट्स के रूप में स्मारक पर स्थान दिया गया। वो सिर्फ एक कलेक्टिव गुमनाम नंबर बनकर रह गए। इंडिया गेट का जो मेन शिलालेख है वो आज भी हमें वो डार्क ट्रुथ बताती है। ये कहता है, टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मीज हु फेल एंड आर ऑनर्ड इन फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया एंड पर्शिया, ईस्ट अफ्रीका, गैलीपोली एंड एल्सवेयर इन द नियर एंड फार ईस्ट इन द थर्ड अफगान वॉर। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में जो लोग शहीद हुए थे, इंडियंस जो शहीद हुए थे, उनके नाम है, क्योंकि जो थर्ड अफगान वॉर हुई थी वो 1919 में हुई थी। अब दोस्तों, ये जो सेंटेंस अभी मैंने आपके लिए पढ़ा, ये इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो ये कहे कि ये सैनिक भारत की रक्षा के लिए मरे। इसकी बजाय ये उन युद्ध क्षेत्रों के नाम गिनाता है जहां ब्रिटिश एम्पायर के हित, इंटरेस्ट दांव पर लगे थे। इंडिया वर्ड का इस्तेमाल भी केवल ब्रिटिश इंडिया के नाम एक कॉलोनियल एरिया के रूप में किया गया, ना कि सोवरेन नेशन के रूप में, जो कि ऑफकोर्स उस समय पर नेशन के तौर पर भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, असल में देखा जाए तो इंडिया गेट एक मेमोरियल ऑफ द मिसिंग भी है। कई भारतीय सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में कोई आधिकारिक कब्रिस्तान या स्मारक नहीं मिला। उनका नाम इंडिया गेट पर तो खुदा हुआ है, लेकिन उनका बलिदान ब्रिटिश रॉयल्टी के लिए एक छोटे से फुटनोट में बदल दिया गया। एक ऐसी चुप्पी है जो कॉलोनियल क्रूरता के बारे में बहुत कुछ कहती है। उन्होंने भारतीय सैनिकों का खून बहाया और फिर उनके सम्मान को भी अपनी राजनीतिक स्क्रिप्ट के हिसाब से ढाल दिया। इसी में एक चीज़ और भी आती है। जनवरी 2022 को अमर जवान ज्योति की जो लॉ है उसको हमेशा के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में मिला दिया गया। इसके पीछे का लॉजिक था कि क्योंकि इंडिया गेट एक कॉलोनियल विरासत का प्रतीक है और अमर जवान ज्योति 1971 के बाद स्थापित हुई, इसलिए आज़ाद भारत के शहीदों को उनके अपने नए स्मारक में सम्मान मिलना चाहिए। अब आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यही है कि इंडिया गेट आज दिल्ली में खड़ा एक मूक गवाह है ब्रिटिश एम्पायर की महत्वाकांक्षा का, और गवाह है 13 लाख भारतीय सैनिकों के अनजाने लेकिन महान बलिदान का। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास को सिर्फ पढ़ना आसान है, पर उसे समझना और उससे जुड़े हुए सच को एक्सेप्ट करना उतना ही मुश्किल है। इंडिया गेट हमें याद दिलाता है कि इतिहास को भूलना आसान है, पर मिटाना आसान नहीं है। ये पत्थर गवाह है कि कैसे भारतीय खून से ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी ताकत दिखी। ये एक ऐसा स्मारक है जो हमें सिखाता है कि किसी भी स्मारक का वास्तविक अर्थ उसके निर्माणकर्ता की मंशा में नहीं, बल्कि उसे पूजने वाले लोगों के वर्तमान विवेक में निहित होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इंडिया गेट की ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।